वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 365 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? मानसूनी बायोम, घास बायोम, टेंगा बायोम या फिर विषुवत-रेखीय वन बायोम? देखिए यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन है ये, या इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। उत्तर ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर गोलार्ध की तरफ 5 डिग्री जाओ, फिर नीचे दक्षिण में 5 डिग्री जाओ, यानी दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री, नीचे ही 5 डिग्री यहाँ पर पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखीय वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको सदा हरित वन भी बोलते हैं। ठीक है। और 200 या उससे ज़्यादा सेंटीमीटर की वर्षा होती है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल है, सनलाइट है, इसलिए सदाहरित हैं ये वन। तो विषुवत रेखीय वन वायु में प्राथमिक उत्पादकता जो है सर्वाधिक पाई जाती है। विषुवत रेखीय वन पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच पाए जाते हैं। विषुवत रेखा में पाए जाने वाले इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है। ये वन अत्यंत सघन होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता और इनकी लकड़ी पाई जाती है इसलिए मुलायम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में यदि कोई हानि हो जाती है तो कौन सी प्रजातियां तुरंत प्रभावित होंगी? फाउंडेशन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या संकेतक प्रजाति? तुरंत एकदम प्रभावित हो जाती है। कौन सी प्रजाति है वो? संकेतक, इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं इनको। लाइकेन का प्लांट एक इंडिकेटर स्पीसीज है। ठीक है। तो संकेतक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती हैं, जैसे कि जल प्रदूषण। जल में प्रदूषण का ज्ञात करने के लिए मछली को एक इंडिकेटर स्पीसीज या संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। लाइकेन प्लांट एसिड रेन इंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है। अम्ल वर्षा सूचक है वो, और वायु प्रदूषण सूचक भी है लाइकेन का प्लांट। और जल प्रदूषण के लिए मछली को मान लो इंडिकेटर। ठीक है। अगर ज़्यादा प्रदूषित जल होगा तो मछली थोड़ी रहेगी, उसमें मर जाएगी। तो वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है। ऊपर था एक ऑप्शन में, जैसे कि ऊद बिलाव। ऊद बिलाव एक कीस्टोन प्रजाति है। यह प्राकृतिक बांध बनाकर कई प्रजातियों की वृद्धि में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। कोरल, कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। ठीक है। कोरल, बिल्कुल कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर, कोरल रीफ। नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना कौन सा करेक्ट होगा। देखिए सीधे बायोमास पिरामिड में, जो सीधा बायोमास पिरामिड होता है उसमें शीर्ष पर उच्च जैव भार होता है। शीर्ष पर, सीधे संख्या के पिरामिड का शीर्ष जो है वो नुकीला होता है। देखिए सीधा बायोमास का पिरामिड में जो शीर्ष होता है उस पर उच्च जैव भार नहीं होता। ठीक है। निम्न जैव भार होता है, कम होता है। जो सीधा संख्या का पिरामिड होता है उसका शीर्ष नुकीला होता है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो सीधे बायोमास पिरामिड में शीर्ष पर जो है लघु जैव भार पाया जाता है, उच्च जैव भार नहीं। जबकि उल्टा अगर बायोमास पिरामिड होगा तो उस पर शीर्ष जैव भार पाया जाएगा या उच्च जैव भार पाया जाएगा उसके शीर्ष पर, उल्टे बायोमास के पिरामिड में। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। पिरामिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। इन तीनों में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज अप राइट डायरेक्शन में? ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में केवल जैविक घटक पाए जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा कठिन होता है।
देखिए प्राथमिक का ज़्यादा कठिन होता है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और पारिस्थितिक तंत्र में तो दो प्रकार के घटक होते हैं ना, कई बार 50 बार बताया होगा कम से कम, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। गलत है दोनों के दोनों, फिलहाल डी है इसका आंसर। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा कठिन नहीं होता, ठीक है। सक्सेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये सब छोटा छोटा पॉइंट अगर आपने बीएससी करी होगी जूलॉजी बॉटनी से तो उसमें पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियां और दांत आदि बनाने में सहायक होता है। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। देखिए यही ब्लंडर हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, तो आंसर मिल गया। लेकिन पढ़ लेते हैं सीवी। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों में के अपरदन से होता है। उस फास्फोरस चक्र को अपसादी चक्र में शामिल किया जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो दूसरा वाला गलत है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है, जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बोल रहा था कि कहीं नहीं होता। पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। तो देखिए पेड़ पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रित घोल को 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे ना, तब प्राप्त होती है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। माइकोराइजा जो एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, किस किस के बीच? माइकोराइजा कवकों तथा पौधों की जड़ों के बीच, ठीक है। शैवाल कवक के बीच तो वो लाइकेन है। तो माइकोराइजा कवक तथा पेड़ पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान ही नहीं करती? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? मीथेन है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ओजोन O2 ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करती। अम्ल वर्षा के लिए है ये। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करें, क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, पता होगा आपको। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जलवाष्प, मीथेन और ओजोन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक को अवशोषित करता है? आर्सेनिक को अवशोषित करता है। आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये प्रदूषक हैं। हमारे पीने के पानी में मिलकर बहुत सारी बीमारियां विषाक्त फैलाते हैं ये। लेकिन फर्न और सूरजमुखी ये दोनों ऑक्सीजन को अवशोषित करने वाले पौधे हैं। तो सूरजमुखी तथा फर्न दोनों द्वारा आर्सेनिक को, ऑक्सीजन बोल देगा, आर्सेनिक को अवशोषित किया जाता है। सरसों द्वारा सीसा का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। जो सरसों है ना, सरसों वो सीसा यानी वो लेड को अवशोषित करता है। ये तो प्रकृति के मित्र हो गए, सरसों का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, फर्न। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अम्ल वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा का pH मान अधिक होता है। देखिए अधिक नहीं हो जाता अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल मतलब एसिड, एसिड मतलब अम्ल, तो मृदा का pH मान कम होना चाहिए ना, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए दो को। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होती है और अम्ल वर्षा के कारण मृदा का pH मान जो है वो कम हो जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा आदि में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित होते हैं वो।
देखिए 7 ऑप्टिमम है, इसके नीचे कोई चीज़ चली जाएगी तो वो ज़्यादा अम्लीय कहलाएगी और इसके ऊपर जो रहेगी वो क्षारकता होती जाती है, यानी अम्लता कम होती जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना हेतु एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा के वैंकूवर में। वर्ष 1976 के आसपास ग्रीन पीस ने स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, बी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 1992, ये डेट याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर सन 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनको आपको एग्जैक्ट सन के साथ याद रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 और वन संरक्षण अधिनियम है 1980। तो इस अधिनियम की अवधारणा वर्ष 1972 में किसकी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के विश्व मानव पर्यावरण अभियान में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, के बाद प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण और सुधार एवं इससे जुड़े मुद्दों के लिए आवश्यक विधिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है और यह अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।